हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में। ये भी एक और आईटी कंपनी, एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा Q2 FY25 में और आगे की क्या कंपनी गाइडेंस देके चल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। हम इसमें कॉन कॉल का भी डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट का कमेंट्री किस तरीके का रहा कॉन कॉल में, तो वो वाला काम भी हम खत्म करेंगे। अगर शुरुआत करें हम कंपनी का मार्केट कैप से, तो 48,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कंपनी का साइज में। तो यहाँ पर अगर हम छोटा कंपनी ढूंढ रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें टीसीएस से, तो टीसीएस 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी, ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी। तो जब इतना बड़ा फर्क है मार्केट कैप में, इतना बड़ा फर्क है बेस में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा एल्क्सी जो है वो ज्यादा पेस पे ग्रो करे एज कम्पेयर टू टीसीएस। और ये किया भी करता था। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी हुआ करता था और बहुत अच्छे पेस पे ग्रो किया करता था। इनका अगर आप आज से 4 या 5 क्वार्टर पहले का ग्रोथ रेट देखोगे, तो ये कंपनी 30-35% के आसपास से ग्रो कर रहा था। और उसी बुल फेस में सारा का सारा जो आपको स्टॉक का रिटर्न देखने को मिल रहा है, कि उसी टाइम पे आया था। तो देखो, यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर स्टॉक अच्छा करेगा तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप उससे पहले का पीरियड उठाओगे, आप ये कंपनी मेरे को जहां तक याद आ रहा है 2008 या 2009 के आसपास से लिस्टेड है। तो 2008-9 से आप देखो 2020 तक का इसने कितना रिटर्न बनाया। कुछ भी रिटर्न नहीं बना शायद। ये पिछले पिछले 11-12 साल में, जो 2008 से 2020 का टाइम है, उसमें शायद ये 4 गुना हुआ था या 5 गुना हुआ था। सिर्फ इतना ही रिटर्न बन पाया था स्टॉक में। बट जैसे ही ग्रोथ का फ्लेवर आया स्टॉक में, ये 30-35% के आसपास का ग्रोथ करने लगा, ये स्टॉक वहां से रॉकेट हो गया और ये 8,000, 9,000, 10,000 का भी भाव इस स्टॉक ने टच किया। तो अब एक चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए कि भाई, स्टॉक का भाव बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की वजह से। जब कंपनी में ग्रोथ आएगी तभी कंपनी का पी एक्सपेंशन होगा, तभी कंपनी को ज्यादा पी मिलेगा और तभी कंपनी के शेयर का भाव भी बढ़ेगा। तो हमें ग्रोथ को चेस करना है और यहाँ पर भी ग्रोथ गायब हो गई है। अब चलो, पहले तो हम समझ लेते हैं कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। अब जैसे हमने एक चीज और सीखी थी कि भाई, आईटी के अंदर पे बहुत सारे सब सेगमेंट्स होते हैं, कि सारी की सारी आईटी कंपनी सेम नहीं होती। कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस को केटर करने का काम कर रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन को केटर करने का काम कर रही है, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में केटर करने का काम कर रही है। और सबका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन तो है ही, कि किसी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है सपोज यूरोप से, किसी का आ रहा है अमेरिका से, किसी का आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारा भी फर्क है। तो सबका आईटी कंपनी है सारी की सारी, बट सबका सेगमेंट अलग अलग है, तो सबकी ग्रोथ हमें अलग अलग ही देखनी पड़ेगी। तो ये चीज भी हमने समझ ली। तो इसकी कहानी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। अगर हम इनकी बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो 8.3% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया ऑन अ वाई लेवल एंड अ पार्ट ग्रोथ ऑफ 15% ऑन अ वाई लेवल। तो यहाँ एटलीस्ट हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, जो चीज हमें मिसिंग थी हमारे टीसीएस वाले रिजल्ट में। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन में लेके आए, तो टॉप लाइन ग्रोथ तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। वहां पर 7.5% के आसपास का था, यहाँ पर 8.5% के आसपास का है। बट यहाँ पर पार्ट ग्रोथ फिर भी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। एक चीज हमें ये देख के चलना है, ठीक है। अगर और इसके बाद अगर हम कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में बात करें, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास का ग्रोथ आया है। तो मतलब रियल टर्म्स में दोनों दोनों में से कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर रहा। वो भी 5% के आसपास का ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लेके आए थे, ये भी 5% के आसपास का ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लेके आ रहा है। अब समझ लेते हैं कौन से सेगमेंट में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कि भाई, जो आपका टीसीएस था, टीसीएस तो ऑपरेट कर रहा था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट में। इनका 56-57% के आसपास का रेवेन्यू ही आता है ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट से। अब ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट में क्या होता है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गाड़ी में जितना भी टेक्नोलॉजी होगा ना, उस टेक्नोलॉजी को बैक एंड कोडिंग का जो भी काम होगा, वो ये कंपनी काम करती है, टाटा एल्क्सी काम करती है। अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप देख रहे हो इतने तरीके के हमारे पास गाड़ियों में एडास सिस्टम है। एडास सिस्टम क्या है? जो कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो गाड़ी की सेफ्टी के लिए सिस्टम्स है। तो एडास लेवल 1 भी आता है, लेवल 2 भी आता है, लेवल 3 भी आता है। तो तीनों में अलग अलग तरीके के हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का हम कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गाड़ी की सेफ्टी और ज्यादा एनहांस हो। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई, लेन असिस्ट का फीचर देखने को मिल रहा है आपको। आपको आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का सेंसर देखने को मिल रहा है, आपको ऑटोमेटिक पार्किंग की फैसिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हो किस तरीके से रही हैं, ये कंप्यूटराइज्ड है, एवरीथिंग हैज बीन प्रोग्राम्ड। और ये सारा काम करने की जिम्मेदारी होती है टाटा एल्क्सी जैसी कंपनियों की। तो अगर आप इनके क्लाइंट्स देखने जाओ, तो क्लाइंट्स आपको दिखेंगे बड़े बड़े ओईएम्स जितने भी हैं,
वो सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखो, अब थोड़ा-सा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला बिज़नेस ही ढंग का नहीं कर रहा, अब जैसे इनकी मैं बात करूँ तो इनका भी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है फॉरेन मार्केट से, और वही यूरोप और अमेरिका में इनका सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन है। यूरोप, अमेरिका, जापान में भी इनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है। तो अगर वहां पर ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा रेट पे ग्रो नहीं करेगा, तो इनको ऑर्डर नहीं मिलेगा, इनको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो अब ये है एक इंडियन कंपनी, है एक इंडियन आईटी कंपनी, उसके बाद भी डिपेंडेंट है यूएस पे, यूरोप पे, जापान पे, कि उनकी इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इंटरेस्ट रेट का फ्लेवर लेके आते हैं। अब देखो, जैसे इंटरेस्ट रेट कट आएगा, इसका मतलब क्या है, जो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है उसका सेल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है, जिसके पास हमारी पेंट अप डिमांड होती है, जिसकी जिसके जिसके परचेस को कंज्यूमर डेफर कर सकता है। आप जैसे एक चीज समझते हैं, आपके घर में एक ऑलरेडी गाड़ी है, बट उस गाड़ी की हालत खराब है। अब आप गए बाजार में नई गाड़ी लेने के लिए, आपको पता चला यार इसकी तो ईएमआई बनेगी 25,000 रुपए की, इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है 10% का। तो आप कहते हो यार नहीं, मैं 25,000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ, इसी गाड़ी को ठीक कराता हूँ, एक साल और चलाते हैं, अगले साल देखेंगे नया गाड़ी खरीदने का। तो दैट इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। भाई गाड़ी का डिमांड तो था, डिमांड अभी भी बना हुआ है, बट वो थोड़ा सा डेफर हो गया, वो 2024 की बजाय 2025 में आएगा। वो गाड़ी बिकेगी जरूर, वही कस्टमर खरीदेगा, बट 24 की बजाय 25 में खरीदेगा। तो जब ये इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तब उसको पता चलेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट जो पहले ईएमआई 25,000 रुपए का आ रहा था, अब वो पता चलेगा 18,000 रुपए का ही आ रहा है, कि भाई इंटरेस्ट रेट जो 10% का था, अब वो 8% का ही रहेगा। तो कुछ कुछ इस तरीके से होगा। तो सोचेगा यार चलो 18,000 रुपए तो महीने तो मैं निकाल सकता हूँ, 18,000 रुपए महीने की गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जाके वो गाड़ी का परचेस कर देगा। तो वो पूरा का पूरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का साइकिल शुरू होगा। तो अगर जो ये जितनी भी गाड़ी की कंपनियां हैं, इनके रिपोर्ट अच्छी आती है, इनका सेल्स फिगर अच्छा आता है, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छा करने लगेगी। एकदम सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमें डॉट कनेक्ट करते हुए चलना है आगे। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेहतरीन आएगा। बट हाँ, एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई सेक्टर का ट्रेंड सही है। अब यही कंपनी कुछ खराब कर दे तो अलग बात है, बट अभी तो सेक्टर भी खराब कर रहा है, अभी कुछ सेक्टर भी अच्छा कर नहीं रहा। ये कंपनी चलो खराब कर रही है, बट इसका जो ओवरऑल सेक्टर में जिसमें ऑपरेट कर रही है, वो भी खराब ही कर रहा है। तो इसको हम इतना बुरा नहीं बोलेंगे, ये चीज समझना पड़ेगा। बट आपको फिर वही गणित लगानी है। क्या आपको एक आईटी कंपनी ही लेनी है, या आप ऐसी बहुत सारी कंपनी ट्रैक कर रहे हो जो 25-30%, 40%, 50% से ग्रो कर रही है, आप उनमें भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये भी चीज समझ के चलना है। तो ये भी हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं कि ज्योग्राफिकली कौन से पार्ट से कितना रेवेन्यू आता है। अब देखो, 43% आता है यूरोप से, 30% आता है अमेरिका से। तो देखो 73% तो इन्हीं दोनों कंट्री से, इन दोनों कॉन्टिनेंट से आ गया। तो ये चीज भी समझने का चलेगा। तो अगर ये मार्केट अच्छा करने लग गए, यहाँ पर वो रिसेशनरी फियर खत्म हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट्स आने लग गए, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट इंपैक्ट होगा टाटा एलेक्सी को, और इनके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे और इनकी डिमांड और भी ज्यादा आ जाएगी। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। 19% आता है इंडिया से, और रिमेनिंग 8% आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, हमने एक और चीज देखी थी कि आईटी कंपनी में हमें लगातार ट्रैक करना पड़ेगा हेड काउंट कितना है। अब हेड काउंट इस कंपनी का अभी भी खराब ही चल रहा है। इन्होंने इस क्वार्टर में भी हेड काउंट नीचे ही लेके आए। इनका हेड काउंट लगातार पिछले 3 क्वार्टर से नीचे आ रहा है। और जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट से पूछा गया कि भैया आप हेड काउंट नीचे क्यों लेके आ रहे हो, तो बोल रहे हैं कि हम हायरिंग कर ही नहीं रहे। कि भाई पहले क्या होता था, हम हर क्वार्टर में लगभग 500 से 600 नए फ्रेशर्स उठाते थे और अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करके आते थे। अब हमने हायरिंग फ्रीज कर रखी है, हम हायरिंग कर ही नहीं रहे। हम हायरिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम Q3। तो Q3 ऑनवर्ड्स इनके हेड काउंट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भैया आप ऐसा कर क्यों रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा करंट यूटिलाइजेशन करीबन करीबन 70% के आसपास है। क्योंकि देखो, बेसिक चीज इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल इनके लिए है एम्प्लॉय, आदमी है इनका रॉ मटेरियल। क्योंकि ये चीप लेबर ही तो बेच रहे हैं। एकदम एकदम मोटी बुद्धि से सोचने जाए तो ये चीप लेबर ही बेच रहे हैं। वहां पर एक आदमी को हायर करने की यूरोप में या अमेरिका में कॉस्ट पड़ेगी $1,000, वो इंडिया में पड़ेगी $300। तो इनको सीधा सीधा 70% के आसपास का कंपनी को, जो एंड कंपनी है, उनको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनके लिए रॉ मटेरियल है मैन पावर। तो अगर आप मैन पावर ही ऐड नहीं कर रहे, आप ज्यादा रॉ मटेरियल ही नहीं मंगा रहे, इसका मतलब क्या है, आपका सप्लाई भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आपको पता है कि भाई इंडस्ट्री में इतना अच्छा ग्रोथ फेज चल नहीं रहा, इसीलिए मैं नया रॉ मटेरियल मंगा नहीं रहा, इसीलिए मैं हायरिंग कर नहीं रहा। तो ये चीज भी हमें समझ के रखनी है कि एक टाइम पे जो कंपनी हर क्वार्टर में 600 से 700 एम्प्लॉय हायर किया करती थी, उसने अब जीरो कर रखा है और लोगों को निकाल रही है, और उसके बाद भी उसका बेंच स्ट्रेंथ
की यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 70% के आसपास है। तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं इंडस्ट्री में, ये चीज भी हमें समझ में आ रही है। अब देखो, अब थोड़ा-सा इनका सेगमेंटेशन समझ लेते हैं कि कौन-कौन से सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आता है, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन से कितना आता है, हेल्थ केयर से कितना आता है और बाकी मीडिया एंड कम्युनिकेशन से कितना आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये मेजॉरिटी सेगमेंट है, 56% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है। इसमें फिर भी हमें 16% का कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ वाई-ओवाई लेवल। तो ये सेगमेंट फिर भी ठीक-ठाक किया। अब जब इंटरेस्ट रेट कट आएँगे तो ये और भी बेहतर करेगा, एक चीज़। सेकंड सेगमेंट के बारे में हम बात करें, 32% आता है इनका मीडिया एंड कम्युनिकेशन वाले से। मीडिया एंड कम्युनिकेशन वाला सेगमेंट में यहाँ पर भी हालत खराब रही, 6% का डिग्रोथ आया ऑन अ वाई-ओवाई लेवल। टीसीएस के केस में यहाँ पर 10% का डिग्रोथ था ऑन अ वाई-ओवाई लेवल। अब देखो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर क्रैक किया है, एक पार्टनरशिप बनाई है क्वालकॉम के साथ। तो क्वालकॉम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके एक राउटर बनाया है, जो आपको बेटर वाईफाई 6 कैपेबिलिटीज देने में काम आएगा। तो जो आपके घर में राउटर लगा हुआ होता है ना, एकदम मोटी बुद्धि से समझने जाएँ, तो उसमें इंक्रीमेंट किया है। और ये जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्वालकॉम, तो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, डिजाइनिंग कंपनी है क्वालकॉम, तो उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो ये प्रोडक्ट आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, अगले 2 साल में अगर इनके प्रोडक्ट के ऊपर ऑनबोर्ड करती हैं, तो इनको बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है इस वाले सेगमेंट से भी। बट अभी इस क्वार्टर में तो यहाँ पर 6% का वाई-ओवाई लेवल पे डिग्रोथ देखने को मिला है। और उसके बाद आ जाता है तीसरा सेगमेंट, दैट इज हेल्थ केयर वाले सेगमेंट। वहां पर हमें डिग्रोथ देखने को मिला है 12% ओवर वाई-ओवाई लेवल। तो यहाँ पर भी और भी बुरी स्थिति है। बट हाँ, मैनेजमेंट जरूर ये कह रहा है कि भाई सारी सिचुएशन में जो आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन है और हेल्थ केयर है, दोनों में सिचुएशन बॉटम आउट हो गई है। जो भी रिसेशनरी फियर्स थे वो सब बॉटम आउट हो गए हैं। इसके बाद हम सिर्फ बेहतरी की स्थिति में ही जाएंगे। यहाँ से हम ऊपर ही जाएंगे, मतलब जितना गिरना था, गिरने का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से हम बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे, तो एक अच्छा साइन भी है। बट अगर जब कंपनी से गाइडेंस के बारे में पूछा गया, मैनेजमेंट से गाइडेंस के बारे में पूछा गया कि भाई आपने बोला था कि जितना आपने एफवाई 23 और 24 में ग्रोथ किया था, आप उससे ज्यादा ग्रोथ करने का कोशिश करोगे। तो मैनेजमेंट इस पे भी थोड़ा सा ऐसा डामाडोल सही था कि भाई हाँ, हम करना तो चाहते हैं, बट अभी जो स्थिति हमारी है उसके हिसाब से करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने 14% का ग्रोथ दिखाया था एफवाई 23 और 24 में। तो 14% के ग्रोथ में कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली ये चीज नहीं बोल पा रहा है कि हम पूरा ईयर क्लोज कर जाएंगे और 14% का ग्रोथ ले आएंगे। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है। तो ऐसी कंपनी से आपको इन्वेस्ट ही क्यों करके रखना है कि जहां पर मैनेजमेंट ही बोल रहा हो कि भाई हम 14% ग्रोथ करने की गारंटी नहीं दे सकते। आपके पास और 50, 60, 70 ऐसी कंपनी पड़ी है जो सिर्फ बहुत बेहतरीन रेट पे ग्रो कर रही है, सब 5 गुना 6 गुना रेट पे ग्रो कर रही है। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है टाटा एलेक्सी में इन्वेस्ट करने का। ये सोचना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट ने डरते-डरते एक गाइडेंस ज़रूर दिया कि हम अपना डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ लेके आना चाहिए। देखो, अब आप कह रहे हो हम 14% को बीट नहीं कर पाएँगे और आप कह रहे हो हम डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ लेके आएँगे। तो इसका मतलब आप मोटा-मोटी यही कहना चाह रहे हो कि हम 10% के आसपास से पूरे साल भर में ग्रो करेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आके इतना रिस्क लेके सिर्फ एक 10% ग्रो करने वाली कंपनी ले रहे हो, तो बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है। और 10% का ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत ज्यादा वैल्यू बेट ले रहे हो। एक कंपनी है जो 60 के पी मल्टीपल पे बैठी है, 60 के पी मल्टीपल पे आप उसको 10 के ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हो। तो ये सोचने वाली बात है। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। हमने एक और आईटी कंपनी कवर कर ली। थैंक यू।